मेरा नाम है अमित और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में 11th स्टैंडर्ड का बहुत ही शुरुआती चैप्टर लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर्स। तो आज हम लोग वेक्टर्स की क्लास से शुरुआत करेंगे। अब देखिए बच्चों, आपको जैसे पता होगा फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। So in this subject physics, we study about laws of nature. Whatever is happening around us, whether it is related to celestial bodies जैसे कि planets and universe and galaxies, या जो भी natural phenomena होता है वो सभी कुछ के पीछे क्या laws है, किन laws से वो सारे phenomena govern होते हैं, उन laws का study क्या कहलाता है? Physics कहलाता है। और फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि हर बॉडी का अपना एक मास होता है, तो मास के बारे में पढ़ते हैं। उसमें एक टेम्परेचर भी होता होगा कुछ, तो उसके टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है। इसी तरह से कहीं कुछ फोर्स लगता है बॉडीज पे, तो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉडीज मूव करती हैं तो किसी स्पीड से मूव करती होंगी, तो उन स्पीड के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। नाउ इन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम कहें कि दुकान वाले के पास अगर हम जाएं कोई सामान खरीदने के लिए और बोले अच्छा मुझे 5 किलो आटा दीजिए, है ना। सो हमने 5 kg ऑफ नो व्हीट फ्लावर बोला। तो 5 kg क्या है? 5 kg ऑफ व्हीट फ्लावर मतलब क्या? वो वेट का क्वांटिटी है। वेट क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम डिफाइन कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को, जैसे अगर हमको वेट को डिफाइन करना होगा तो हम क्या कर रहे हैं? उसका एक मैग्नीट्यूड देते हैं। जैसे 5 kg क्या हो गया? उसका एक मैग्नीट्यूड। 5 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, केजी उसका यूनिट हो गया। पाउंड में भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं बेकरी शॉप में जाके मुझे एक 2 पाउंड का केक दीजिए। तो 2 मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट क्या हो गया? पाउंड हो गया। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए अच्छे से प्रॉपरली हमें दो चीजों की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, जिसका नाम है मैग्नीट्यूड और एसोसिएटेड यूनिट। ये तो हम जानते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट से काम नहीं चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर आपसे एक एक नॉर्मल भाषा में, अगर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर हम बताएं, किसी से पूछें कि अच्छा कोई मुझसे पूछ रहा है कि अच्छा ये वाली दुकान किधर है आपको पता है, तो मैं उसे कैसे बोलूँगा? अच्छा ठीक है, आप 10 मीटर 100 मीटर यहाँ से आगे जाइए और 100 मीटर जाने के बाद लेफ्ट टर्न लीजिएगा, और लेफ्ट टर्न में लेके 50 मीटर चल के दाहिने हाथ में ये दुकान है। ठीक है। तो वहाँ 100 मीटर 50 मीटर ये क्या है? ये लेंथ का यूनिट है। तो यहाँ तक तो ठीक ठीक है। सॉरी। लेकिन जो मैंने बोला कि अच्छा यहाँ से सीधे जाइएगा, उसके बाद राइट लीजिएगा, तो हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग उसको डायरेक्शन भी बता रहे हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज को कभी कभी डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि भैया 100 मीटर तो जाना है, लेकिन 100 मीटर किधर जाना है? इस रास्ते जाना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर 50 मीटर जाना है, फिर राइट हैंड साइड में दुकान है। इसका मतलब क्या है? वी आर नॉट जस्ट गिविंग द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट कि 100 मीटर 50 मीटर, वी आर ऑल्सो गिविंग हिम सम डायरेक्शन। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए ही होता है, साथ में उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि दो तरह के क्वांटिटीज हो गए। इसका मतलब फिजिक्स में हम दो तरह की क्वांटिटीज के बारे में ब्रॉडली पढ़ते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज और एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर मैं इसको लिखूं तो हम कह सकते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, okay, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका स्केलर क्वांटिटीज और एक हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर क्वांटिटीज में भी होता है। ठीक है। इसके साथ साथ स्केलर क्वांटिटीज में एसोसिएटेड यूनिट भी होता है, तो यूनिट तो यहाँ भी होता है। लेकिन इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज में एक और चीज होता है और वो होता है डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, कोई पर्सन ए से बी जाता है, तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर बोलेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो हम लोग ए से बी डायरेक्शन बताएंगे कि हाँ ये पॉइंट से बी पॉइंट ऐसे गया, तो वो क्या है? डायरेक्शन भी बता रहे हैं। जैसे फोर्स है, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? जिस डायरेक्शन में लगा होगा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव किया होगा। तो
हमें पता है कि अच्छा फोर्स तो है, लेकिन फोर्स सिर्फ 5 न्यूटन कहने से पता नहीं लगता है। अगर एक बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हम सिर्फ कहें कि अच्छा इस बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन तो नहीं हुआ। पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए हमें ये भी बताना पड़ता है कि वो 5 न्यूटन का फोर्स किस तरफ लग रहा है। ईस्ट लग रहा है, वेस्ट लग रहा है, नो, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ लग रहा है, जो भी डायरेक्शन है हमें उस डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में एक जो बहुत बड़ा फर्क है और सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो दोनों, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो दोनों में होता है, लेकिन साथ साथ वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन तो होता ही होता है, लेकिन साथ में इनका जो एडिशन होता है वो नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा से नहीं होता है। जैसे जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं 2 + 3 5 kg, जैसे मास है सपोज, एक मास है 2 किलो, एक मास है 3 किलो, दोनों को मिला दिए तो 2 3 कितने किलो हो गए, 5 किलो हो गए। तो हम नॉर्मल जैसे हम लोग अरिथमेटिक में, अलजेब्रा में नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर रहे हैं, बट वेक्टर्स उस तरीके से ऐड नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे एक और चीज समझिएगा कि हम लोग कहते हैं कि दे आर एडेड बाय अ स्पेशल रूल। ठीक है, वो रूल क्या है, किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे, बट दे आर एडेड बाय अ स्पेशल रूल, तो इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो यही हमारा डिफरेंस हुआ किसमें, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में, कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो दोनों में है, लेकिन सॉरी मैग्नीट्यूड और यूनिट तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है, और ये फैक्टर क्वांटिटीज को हम लोग एक स्पेशल रूल से ऐड करते हैं। वो क्या रूल है, विल डिस्कस लेटर। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जांपल होंगे वो क्या होंगे, मास, मास हो सकता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज है। इसी तरीके से आप प्रेशर ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है, वर्क ले सकते हैं। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गए, स्केलर क्वांटिटीज। इसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके अलावा वेलोसिटी, ठीक है, इसके अलावा आपका हो सकता है एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, ठीक है, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी, कई सारे और भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये सब लोग आगे देखेंगे, आगे के चैप्टर्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड 12th स्टैंडर्ड का है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके, वेक्टर क्वांटिटीज के। इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, तभी उसका डेफिनेशन, तभी उसका एक्सप्लेनेशन करेक्टली आता है, उसका पूरा सेंस बनता है। तो ये हो गया हमारा ब्रॉड डेफिनेशन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज पे फोकस करेंगे कि वेक्टर्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, वेक्टर्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तैयार है बच्चों? तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरह से हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। सो विल डिस्कस नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ऑल राइट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी से हमारा मतलब है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर स्केलर क्वांटिटी होता है, कहता है कि 3 kg मास है, तो हम सीधा लिख देते 3 kg ऑफ समथिंग, एनीथिंग, इट कैन बी पोटैटो, इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल। तो 3 kg ऑफ पोटैटो, तो यहाँ पे मास पता चल गया। अ बॉडी इज अंडर अ प्रेशर ऑफ सो मच पैस्कल, से 30 पैस्कल, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वो क्या है, वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी को हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अ बॉडी इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, बट अगर वेक्टर क्वांटिटीज होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं। तो अगर हम लोग कोई सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल है या एक मास है, ठीक है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर।
पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे जाके रुक गया, ऐसा है। किस तरह से गया है ये मुझे पता नहीं है, बस ये पता है कि पॉइंट ए से गया है और पॉइंट बी पे जाके रुक गया है। कैसे गया है, घूम के गया है, सीधा गया है, गोल गया है, टेढ़ा गया है, वो मुझे कुछ भी पता नहीं है। बस ये पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी गया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक एरो दे सकते हैं जो कि डिफाइन करेगा डायरेक्शन को। और अगर हमने स्केल्ड बनाया है, सपोज ये स्केल को हमने स्केल के हिसाब से हमने इसको माना है कि ये 2 मीटर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द पर्सन हैज मूव 2 मीटर इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड नो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरीके से हम कहते हैं। और इसको जब हम लोग लिखते हैं तो कहते हैं दिस इज वेक्टर ए बी। ए बी है, उसके ऊपर एक एरो देते हैं, तो ये समझ में आता है कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी। ठीक है, तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ठीक है, तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। कुछ भी हम लोग रॉकेट साइंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन सेंसिकल बात। और फिजिक्स है ही कॉमन सेंस। हम लोग जो आसपास जो घटनाएं घटती हैं उसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नेचुरल फिनोमेना जो होता है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और उसी से हम लोग, वही फिजिक्स है, उसी को पढ़ना है। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कि आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा होगा, तो फिजिक्स बहुत आसान है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नो घबराने वाली बात नहीं है। फिजिक्स इज अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, ऑल राइट। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ए से बी कोई बॉडी जा रहा है, कैसे जा रहा है मुझे नहीं पता, बट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो हमेशा यही होगा, चाहे वो किस कैसे भी जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें दो चीज और समझिएगा। जैसे अगर हम लोग सपोज ए बी ऐसा ड्रॉ किए हैं, इस ए बी को अगर हम एक दूसरा वेक्टर, इस ए बी को अगर हम ऐसे भी कर दें, डायरेक्शन सेम रखें और ये लेंथ भी सेम रखें इसके पैरेलल, ठीक है, कैसे भी रखें, सो ये सेम 2 मीटर, और इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दोनों वेक्टर सेम है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का लेंथ भी कितना है, 2 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। यानी किसी वेक्टर को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं पैरेलली या उसी डायरेक्शन में, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर हमने इस वेक्टर को थोड़ा आगे इसी डायरेक्शन में अगर हम ट्रांसलेट कर दें, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेक्टर चेंज हुआ। वेक्टर सेम है क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है 2 मीटर, और उसका डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब वेक्टर चेंज नहीं हुआ। वेक्टर चेंज तभी होगा जब उसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलली या उसके डायरेक्शन में ही ट्रांसलेट करने से वेक्टर बदलता नहीं है। जैसे कि अगर आपने इसको इसके डायरेक्शन में ट्रांसलेट किया, अगर आप इसको पैरेलली इसके ट्रांसलेट करें, इस तरीके से नीचे ले आए पैरेलली, या आपने थोड़ा आगे बढ़ाया उसी डायरेक्शन में और फिर इसको पैरेलली आपने ट्रांसलेट कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे वेक्टर्स जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं सारे क्या है, सेम वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखने का है एक पॉइंट। आप लोग चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। वी कैन से दैट अ वेक्टर when translated along its direction or parallel to itself no remains the same, remains the same। अगर किसी वेक्टर को उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेट कराया जाए या उसके पैरेलली ट्रांसलेट कराया जाए तो वेक्टर बदलता नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों क्यों नहीं बदलता है? बिकॉज वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही रह रहा है और वेक्टर की डायरेक्शन भी वही रह रही है। तो जब किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, तो उसका मतलब वो क्वांटिटी चेंज ही नहीं हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी का चेंज तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ चेंज होगा। सिंपल सी बात है। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये है, जो समझने वाली बात है, कि वो ये है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में वो जो हमें वेक्टर क्वांटिटी बताता है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाता हुआ बस एक लाइन है। समझिएगा, ये एक्चुअल पाथ नहीं है, इसको भी समझिएगा। हो सकता है
आई डोंट नो, बट हो सकता है कि पार्टिकल एक्चुअली इस तरह से ट्रैवल किया हो, मुझे तो नहीं पता। हो सकता है ऐसे ट्रैवल किया हो, या हो सकता है कि पार्टिकल कुछ इस तरीके से ट्रैवल किया हो, ऐसे ट्रैवल किया हो। तो कैसे भी पार्टिकल ट्रैवल कर सकता है ये तो मुझे पता नहीं है। पार्टिकल हो सकता है कि ऐसे ट्रैवल किया हो। सो मुझे पता नहीं है पार्टिकल कैसे ट्रैवल किया है, लेकिन जैसे भी ट्रैवल किया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। So the vector quantity or vector displacement vector only depends on the initial point and final point. It does not depend on the actual path taken by the particle. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक और पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो चीज मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से समझा रहा हूँ द सेम थिंग अप्लाइज टू एनी वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर दैट। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया है, लेकिन हम लोग इसको किसी भी एग्जांपल, किसी भी दूसरे वेक्टर के लिए भी हम लोग इसको इसी लॉजिक को, इसी अंडरस्टैंडिंग को रख सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग अप्लाई होगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या किसी भी वेक्टर के लिए अप्लाई करेगा। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एग्जांपल लिया तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ टेकन बाय द पार्टिकल और मास, बाय द मास। जो भी मास मूव कर रहा है ए से बी, वो एक्चुअली किस पाथ से मूव कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर को हमेशा इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और एरो का जो डायरेक्शन, जो एरो का डायरेक्शन दे रहे हैं वो हमें वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया, तो वेक्टर का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये करेक्ट है। तो यही हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। और जब भी आप किसी वेक्टर को अज्यूम करते हैं तो आप इसी तरीके से अज्यूम करते हैं। वेक्टर ए, इसको बोल्ड में लिखते हैं, बट बोल्ड में अब लिखने में तो हम लोग को नहीं समझ में आता है, तो हम लोग उसके ऊपर एक एरो दे देते हैं तो हमें समझ में आता है ए इज अ वेक्टर। ठीक है, अ फोर्स एफ, मतलब एफ इज अ वेक्टर बिकॉज उसके ऊपर एक एरो है। बट हम कहते हैं अ मास एम, इसके ऊपर एरो नहीं लगाते हैं क्योंकि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमको जब उसको नाम देना पड़ता है, वी हैव टू गिव अ नेम टू वेक्टर, तो हम लोग उसको जो भी वेक्टर, जो भी अल्फाबेट से जो भी वेरिएबल से हम लोग वेक्टर को नाम देते हैं उसके ऊपर हमें एक एरो लगाना पड़ता है। यहाँ पे भी देखिए हम लोग ए बी के ऊपर एक एरो लगाए हैं, तो वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी, और ये वेक्टर है इसीलिए उसके ऊपर में एक एरो का सिंबल हम लोग देते हैं। तो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेक्टर। आई होप इतनी बात तो क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई होगी, दोनों पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके पैरेलली या उसके डायरेक्शन के अलोंग ट्रांसलेट करें तो वेक्टर बदलेगा नहीं। और वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिर्फ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि पार्टिकल ए से बी किस रास्ते गया है, चाहे जिस रास्ते भी जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बिकॉज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम। ठीक है, ओके। एक और चीज समझना है कि जो हमारा ए पॉइंट होता है, ए पॉइंट को हम कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर। और जहां पे एंड करता है, द एंड पॉइंट और द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर। ठीक है, सो किसी भी वेक्टर का हमेशा एक हेड होता है और एक टेल होता है। टेल हो गया जहां से पार्टिकल स्टार्ट किया है, जहां से मास स्टार्ट किया था, और हेड होता है जहां पे पार्टिकल फाइनल पॉइंट है, जहां तक पार्टिकल गया है। सो ए पॉइंट इज द टेल, बी पॉइंट इज द हेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। आई, इसको आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसमें और बातें सीखते हैं। ठीक है, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ही एक और तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, जो इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय नो गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म, एंगल फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी लोगों को, मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग और इसमें तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि हमने ऐसा एक, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया। आप पढ़े होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्कूल में 10th तक में पढ़ाया जाता होगा। सो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा
वाई एक्सिस हो गया। आप चाहें तो इस पे आप नो स्केलिंग भी कर सकते हैं, 4 5 6 7 इस तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि एक वेक्टर को हमने इस तरीके से ऐसा दिया, इस तरीके से हमने एक वेक्टर किया। ये है पॉइंट सपोज ए, ये पॉइंट है बी, ये हमारा ओरिजिन है ओ। ठीक है। ओके। तो मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म क्या होता है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर आप देखें ये 4 है और इधर में ये 3 है, 1 2 3। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ, जैसे एग्जांपल है मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म का एक एग्जांपल है, पहले उसको समझते हैं। कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर at an angle, at an angle of 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है। ये एक एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है। अब समझिएगा, तो यहाँ पे हमें ये क्या है, एंगल मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म है। तो समझिएगा बच्चों ध्यान से, मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 मीटर और एंगल क्या हो गया 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो नॉर्मली जब हम लोग मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में किसी वेक्टर को लिखते हैं तो एंगल हम किससे देते हैं, एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है यही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। ठीक है। सो अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए बी लेंथ है ये कितना है, ये 5 मीटर है, ये तो क्लियर है। 53 डिग्री कैसे समझेंगे, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस से ये वेक्टर कितना बना रहा है 53 डिग्री। देखिए अगर हम इसको पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस एंगल इज हाउ मच 53 डिग्री। यही एंगल कितना है 53 डिग्री। तो हमें पता चल गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और वेक्टर का डायरेक्शन भी पता चल गया। ये डायरेक्शन पता चल रहा है एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पे। ठीक है। सो यही हमारा एक रिप्रेजेंटेशन का ये भी फॉर्म होता है कि मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म। समझ में आ रहा है बच्चों। जैसे कि अगर हम कहें कि अ पर्सन travels at a speed of 10 meter per second at an angle 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये भी देखिए मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म है। वेलोसिटी को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे वेक्टर क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, यहाँ कौन सा वेक्टर है वेलोसिटी। तो स्पीड दे दिया है, मैग्नीट्यूड दे दिया है और डायरेक्शन क्या है 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वेक्टर हो गया, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। तो कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस है और इसको आप कैसे भी ड्रॉ करें, यहाँ आप कह सकते हैं कि आपने यहीं क्यों लिया ए पॉइंट, बिल्कुल सही है। आप इस ए पॉइंट को आप जहां मन वहां ले लीजिए, इस ए पॉइंट को आप ऐसे भी ले सकते हैं। हमने क्या बताया था, किसी भी वेक्टर को पैरेलली या उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेट करने से वेक्टर बदलता नहीं है। तो ये आप जरूरी नहीं है कि आप यहीं लीजिए, बिल्कुल सही सवाल आपके दिमाग में आया होगा। ये ए पॉइंट को आप कहीं भी ले लीजिए, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हम एक्स एक्सिस से फिर 53 डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका है, तो डायरेक्शन तो बदला नहीं और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, तो दोनों वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है सेम ही है, दोनों सेम वेक्टर है। हमने बस उसको किसी भी वेक्टर को ट्रांसलेट करने से उस पैरेलली या उसके लेंथ के अलॉन्ग वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो इसका वेक्टर का चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी देखिए कहता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 आप ओरिजिन से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहीं से ले लेता हूँ 10 मीटर, मान लेते हैं यही है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड को हमने इस तरह से मैग्नीट्यूड दिखा दिया। और कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे है 60 डिग्री पे है। ठीक है। तो ये भी हमारा एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपने समझा ही, सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को नो, यहाँ पे भी वही सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में बता रहे हैं।
ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, एंगल से डायरेक्शन भी पता चल गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। लेकिन इसी को एक और तरीके से हम इसको नोट डिफाइन करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, सो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, एक बार इसको भी समझते हैं अच्छे से। ठीक है, वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म का क्या मतलब होता है। तो आइए मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर इसके बाद आप अब हम लोग समझेंगे वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है। ओके, सो देखिए कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा कि सेम पिछला एग्जांपल ही लेते हैं। ठीक है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। ठीक है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। वेक्टर कहाँ से कहाँ तक गया था, फ्रॉम ए टू बी। ऐसा ले लेते हैं, 5 मीटर है इसका लेंथ, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमें, और इसका एंगल कितना था, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा था, ये कितना बना रहा था, 53 डिग्री। ठीक है, तो ये तो एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, किस फॉर्म में हुआ, मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म में। अब इसी को कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे यही सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग जो जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो वी फॉलो अ रूल विच इज कन्वेंशन विच इज कॉल्ड राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस एग्जांपल। ठीक है, तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा होता है बच्चों कि जैसे सपोज कीजिए कि ये जो स्क्रीन आपके आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन आपका एक एक्स वाई प्लेन है, मतलब ये प्लेन है, प्लेन ही तो है, ये सरफेस है, प्लेन है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड को हम किधर रखेंगे, एक्स एक्सिस पे। ध्यान रखिएगा, ये राइट हैंड को कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जब आप फिंगर लाएंगे, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ फिंगर आ रहा है, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही आपका जेड एक्सिस का डायरेक्शन हो जाएगा। तो जेड एक्सिस किधर होगा, ऊपर की तरफ, स्क्रीन में किधर, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया आपका राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहीं पे अगर लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, तो देखिए अब हम अगर एक्स से वाई की तरफ हाथ लाएं इस तरीके से, तो ये जो फिंगर है, ये थंब है, ये स्क्रीन के नीचे अंदर की तरफ, बॉटम की तरफ पॉइंट कर रहा है, सो इट इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। जबकि हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए एक्स से वाई एक्सिस की तरफ ला रहे हैं जब हम फिंगर्स को, तो हमारा जो थंब है वो बाहर की तरफ कर रहा है पॉइंट, जबकि लेफ्ट हैंडेड में किधर कर रहा है, अंदर की तरफ। तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम फॉलो करते हैं, मतलब अगर एक्स आपने ऐसे लिया है, वाई ऐसे लिया है, तो जेड किधर होगा, बाहर की तरफ। एक्स ऐसे लिया है, वाई ऐसे लिया है, तो ये किधर होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो जेड एक्सिस है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, यहाँ से कैसा, आउटवर्ड, इस तरफ। तो ये क्या हो गया हमारा, जेड एक्सिस। ठीक है, सो ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। तो इसी को हम कहते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हम लोग ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज हम लोग लिए, ठीक है, ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। जेड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ टू डायमेंशनल वेक्टर, एक प्लेन में है वेक्टर, तो दिस इज अ टू डायमेंशनल वेक्टर। अभी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लेते हैं। तो ये तो हमने एंगल और मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में रखा है वेक्टर को। अब इसको कॉम्पोनेंट फॉर्म में कैसे लेते हैं, तो समझिएगा, ये जो तीनों डायरेक्शन है हमारा एक्स वाई और जेड, इस डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग डिफाइन करते हैं आई कैप से। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं जे कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं के कैप। ठीक है, सो कैप हम लोग यूनिट वेक्टर को जनरली कैप से दिखाते हैं, एरो से भी दिखा सकते हैं, एरो इज ऑल्सो वेक्टर, बट यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग स्पेशली कैप सिंबल भी यूज करते हैं। ये ज्यादा कन्वेंशन में है, ज्यादा प्रैक्टिस में है, इसलिए हम लोग कैप यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर ऊपर एरो भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर हम लोग तीनों डायरेक्शन में क्या किया, हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1 हो, और डायरेक्शन किधर होगा,
आई का डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ, जे का डायरेक्शन किधर होगा, वाई एक्सिस की तरफ, और के का डायरेक्शन किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, आई जे एंड के। Remember, it only has a magnitude of one unit. It points towards x, y, and z direction respectively, I, j, and k. But it will not have any unit. इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 मीटर अलॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, 1 न्यूटन भी हो सकता है, और 1 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी, हर वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट तो अलग अलग होता है। तो ये जो आई जे के है, इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता। इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड it points towards x, y and z axis. ठीक है, so unit vector is only pointing towards x axis, y axis, z axis. It will not have any unit. It will have a magnitude of 1. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब इससे हमारा मतलब क्या हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन सपोज कि 5 मीटर ट्रेवल करता है एक्स अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो हो सकता है 5 टाइम्स आई, 5 टाइम्स आई। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, 5 टाइम्स आई। कोई पर्सन अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वेक्टर होगा, जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो कितना होगा, 3 टाइम्स जी। बट यहाँ जो 5 की यूनिट है वो 5 मीटर है, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और यहाँ जो 3 जे है, तो 3 का यूनिट क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स वाई एक्सिस, 5 मीटर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। यहीं पे अगर रहता है -3i, इसका मतलब क्या हो गया, 3 मीटर टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे 3i कैसा होता है, ये वाला ऐसा। तो ये हो गया -3i, ये क्या हो गया, ये हो गया 5i। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ रही होगी बहुत आसानी से। इसमें ज़्यादा कुछ, अभी तक तो हम लोग बहुत कुछ नहीं समझे हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट ओनली पॉइंट्स टुवर्ड्स डिफरेंट एक्सिस, आई कैप टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, जे कैप टुवर्ड्स वाई एक्सिस, एंड के कैप टुवर्ड्स जेड एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड इट पॉइंट्स टुवर्ड डिफरेंट एक्सिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग किसी भी वेक्टर को आई जे और के के टर्म्स में, यानी यूनिट वेक्टर से लॉन्ग वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के टर्म्स में भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखना। जैसे अब आई इस एग्जांपल पे आते हैं। ये एग्जांपल को हम लेकिन किस फॉर्म में रखा है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल के फॉर्म में। अब इसको कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। फ्रॉम हियर यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, इसको हम कहते हैं, ये हो गया हमारा एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, और जब आप वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे, परपेंडिकुलर डाले यहाँ से और यहाँ से, देन दिस लेंथ, इस लेंथ को हम कहते हैं वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये x कॉम्पोनेंट हो गया, ये y कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आपको पता है कि ये 53 है। अच्छा, एक और चीज समझिएगा कि cos 53 होता है 3/5, और sin 53 होता है 4/5। कितना, 3/5 और 4/5। तो अगर हमको x कॉम्पोनेंट निकालना होगा, तो x कॉम्पोनेंट यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, यही तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम इसको C मान लें, तो इस ट्रायंगल ABC में देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन 53 ले लें या कॉस 53 ले लें, तो कॉस 53 क्या होता है ए सी। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ए सी बाई ए बी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए सी बाई ए बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सी कितना हो जाएगा, ए बी कॉस 53, और साइन 53,
साइन कितना होता है, साइन हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन 53 को अगर हम लिखें तो हम कहेंगे BC, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AB। ठीक, तो यहाँ से BC कितना आ गया बच्चों, BC आ गया AB साइन 53। कितना आ गया, AB साइन 53 डिग्री। ठीक है, AB साइन 53। तो अब हम यहाँ से पता चल रहा है कि कोई भी वेक्टर जब एंगल और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होगा तो हम उसे आसानी से कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हम लोग उस एक ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहले जो भी वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे वेक्टर जो दे रखा है उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कैसा बनाएगा, ए बी वेक्टर तो पहले से ही दे रखा है, ए बी वेक्टर। तो इस ए बी को आप क्या बना ले, हाइपोटेन्यूज बना ले राइट एंगल ट्रायंगल का, और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस हो गया वो क्या हो गया, एक्स कॉम्पोनेंट, और जो हाइट हो गई वही क्या हो गया, वाई कॉम्पोनेंट, और ये क्या हो गया, एक्स कॉम्पोनेंट। क्योंकि जितना ए सी है उतना ही तो है ये एक्स कॉम्पोनेंट, जितना वाई ये है, ये वाला पार्ट है, उतना ही तो यहाँ पे भी है वाई कॉम्पोनेंट। तो इसका मतलब है कि जो भी वेक्टर देगा उसको हाइपोटेन्यूज मानना है, और एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस जो होगा वो एक्स कॉम्पोनेंट, राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट जो हो गई वो वाई कॉम्पोनेंट, और ये आपका वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो हमारा ए सी था वो क्या था, एक्स कॉम्पोनेंट। तो एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो गया, ए बी कॉस 53, बी सी क्या हो गया, ए बी साइन 53। तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज ए बी कॉस 53। तो ए बी कितना है 5, ए बी कितना है बच्चों 5। हम कह सकते हैं 5 कॉस 53, और कॉस 53 कितना होता है 3/5। डाल दीजिए 5 इंटू 3/5 कितना हो गया 3। तो हमें ये 3 आ गया। और बी सी, बी सी कितना होगा 5 साइन 53। तो 5 इंटू 4/5, साइन 53 कितना है 4/5, डाल दीजिए। तो ये कितना हो गया 4। तुमको पता चल गया कि x कॉम्पोनेंट कितना है 3, तो x कॉम्पोनेंट है 3, और y कॉम्पोनेंट कितना है 4। तो वेक्टर को कैसा लिखेंगे, विल राइट वेक्टर ए बी एज 3, x कॉम्पोनेंट कितना है 3, तो 3i प्लस y कॉम्पोनेंट कितना है 4, तो कितना लिखेंगे 4j। सो 3i प्लस 4j। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर था तो सिर्फ i और j आया, अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर होता तो i भी आता, j भी आता और k भी आता। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा रिप्रेजेंटेशन हुआ कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था हेड टेल वाला, जहां से शुरू हुआ टेल, जहां पे खत्म हो रहा है वो हेड। हेड टेल लेंथ बताता है उसका, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने एरो से बता ही दिया। एक होता है मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म जो देखा, और एक और क्या है हमारा कंपोनेंट फॉर्म। तो ये तीन तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर है ए, ठीक है, मैं इसको पहले थोड़ा रब कर दूं, फिर हम लोग यहाँ पे एक और इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, या x मीटर हम कह सकते हैं, कुछ भी a मीटर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर a इज इक्वल टू a मीटर डिस्प्लेसमेंट, a मीटर डिस्प्लेसमेंट, कह सकते हैं इसको कि अगर ये a मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, a मीटर डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो ये हमने किस फॉर्म में लिखा, ये हमने लिखा मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म। अब इसी को अगर हमको कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे, ए और थीटा बना रहा है तो हम कह सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस ए साइन थीटा इंटू जे कैप। अभी देखा था कॉस थीटा लेते हैं तो एक्स कॉम्पोनेंट आता है, साइन थीटा लेते हैं तो वाई कॉम्पोनेंट आता है। तो इस वेक्टर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज माई कॉम्पोनेंट फॉर्म। ठीक है, सो अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो हम इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आ रही है।
और यहाँ पे भी कह सकते हैं, या तो आप इस तरह से लिखिए, या कोई वेक्टर अगर दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसको एंगल के फॉर्म में कैसे कहेंगे, तो ऐसे कहेंगे। देखिए, अगर कोई वेक्टर है a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है, अगर इस तरीके से कोई वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो ध्यान दीजिएगा, सपोज ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसका x कंपोनेंट हो गया, ये इसका y कंपोनेंट हो गया, इसका मतलब ये है ax और ये कितना है ay। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि a का जो मैग्नीट्यूड होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से, ये कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और ये जो एंगल बनाएगा x, ये जो एंगल बनाएगा x एक्सिस से, वो tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा कितना, ए वाई अपॉन एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है कि अगर वेक्टर दिया है एंगल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में भी बदल सकते हैं। अगर वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसे हम एंगल और मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी बदल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ये दोनों चीज क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा। जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा, जो भी कसर बाकी रह गई होगी, उस कसर को भी खत्म कर देते हैं एक दो एग्जांपल लेके, ठीक है। आइए, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, कहता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर of 10 meter at an angle of 30 degree with x axis, with x axis। अब कहेगा कि इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में बदलिए। सो ये कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम इसको बदले, तो हम क्या कहेंगे, 10 मीटर मैग्नीट्यूड है, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो हम कहेंगे 10 cos 30 आई कैप प्लस 10 sin 30 जे कैप। बात समझ में आ रही है। सो 10 cos 30 कितना होता है, √3/2, सो 10 इंटू √3/2 आई कैप प्लस साइन 30 होता है हाफ, तो 1/2 जे कैप। तो ये √30 से 5 टाइम्स, तो कितना आएगा, 5√3 आई कैप प्लस 5 टाइम्स जे कैप। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे रखा था, यहाँ हमने उसे कंपोनेंट फॉर्म में बदल दिया। बात समझ में आ रही है। अगर यही वेक्टर दिया रहता, तो इसे हम इसमें कैसे बदलते, ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक वेक्टर दे देता a इज इक्वल टू 5√3i प्लस 5j, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई और भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स वेक्टर भी हो सकता है, इट कैन बी वेलोसिटी वेक्टर आल्सो, बट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ नो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। अब इसको हमें बदलना है किस फॉर्म में, इसको हमें बदलना है एंगल मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो कैसे बदलेंगे, मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड अभी बताया था क्या होता है, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। सो 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 75 और 25 100, 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10 मीटर। और tan थीटा भी निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होता है, ए वाई अपॉन ए एक्स, तो 5/5√3, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, सो 5/5√3, 1/√3, tan थीटा 1/√3 है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 10 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो आपको आई होप इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंगल मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, उसे कंपोनेंट फॉर्म में बदला जा सकता है। अगर कंपोनेंट फॉर्म में है, तो उसे एंगल मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में भी आसानी से बदला जा सकता है। इतनी बात तो पक्का पक्का आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, नाउ इसमें एक बात और ध्यान देना है, ठीक है। इसमें एक चीज और समझना है कि हमने जो भी कंपोनेंट लिए हैं, वो सब क्या है, वो सब आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन ये कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव आए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने ऐसा एक एग्जांपल लिया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, ऐसा ए से बी, ऐसा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब
अगर आप इस केस में देखें तो अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा तो कैसे जाना होगा, इस तरीके से और इस तरीके से, पहले नीचे आना होगा फिर इस तरीके से, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये वाला वेक्टर जो एक्स कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में है, वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई एक्सिस तो ऊपर की तरफ है, लेकिन हमारा जो कंपोनेंट है वो किधर है, नीचे की तरफ है। अगर हम इसको सी नाम दे दें तो ए सी किधर है, नीचे की तरफ है। तो नीचे मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि कंपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, कंपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये 10 मीटर था एंड सपोज ये एंगल एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, ठीक है, एक्स एक्सिस से ये एंगल बनाता कितना, 150 डिग्री। कितना बनाता, 150 डिग्री, सपोज ऐसा है। यही तो वेक्टर का है ना, देखिए ये ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ऐसा जा रहा है वेक्टर, सेम वेक्टर को आप ट्रांसलेट कर दीजिए, वही वेक्टर है। तो ये वेक्टर और ये एक्स एक्सिस के बीच का एंगल ये नेगेटिव एंगल है। तो या तो आप ये नेगेटिव एंगल लीजिए या फिर आप ये पूरा एंगल लीजिए, 150 भी नहीं होगा ये, और इसको कह सकते हैं 360 माइनस 30, कितना, 330 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम एंगल को मेजर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सी, यहाँ से ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 330 डिग्री। या अगर हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन होता है, तो क्लॉकवाइज मेजर करें, क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये कितना आ रहा है, सिर्फ 30 डिग्री। सो या तो 330 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज विच इज पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंगल मेजर करते हैं तो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री क्लॉकवाइज और 330 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 330 एंटी क्लॉकवाइज है तो 330 प्लस में आएगा, या हम कहें -30 डिग्री, ठीक है। ओके, सो से -30 डिग्री है तो ये -30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। सो हमें मैग्नीट्यूड मालूम है 10 मीटर और हमें एंगल भी मालूम है, एंगल कितना है, -30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस और 330 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। थीटा भी मालूम है तो सेम फॉर्मूला लगेगा। तो आप देखिए ए एक्स यहाँ पे निकालिए, ए एक्स क्या होगा, कॉम्पोनेंट एक्स का एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा। सो ए कॉस -30, तो कॉस ऑफ -थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ -थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ सॉरी, साइन ऑफ -थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड tan ऑफ -थीटा इज tan थीटा। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रिलेशंस है, ये तो आपको मालूम होगा। एनीवे विल डू अ सेपरेट सेशन ऑन नो सम मैथमेटिक्स पार्ट, बट अभी आप ये समझिए कि cos ऑफ -थीटा cos थीटा होता है, sin ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा होता है, tan ऑफ -थीटा माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा मालूम है, या तो आप -30 डालो या आप 330 डालो, एक ही बात है। तो a cos -30, तो -30 क्या होगा, +30 ही होगा, बिकॉज a cos ऑफ -थीटा इज cos थीटा। तो हम कह सकते हैं a cos 30 एंड cos 30 इज √3/2। तो ये कितना आ जाएगा, a √3/2, और a तो मालूम है कितना, 10, तो 10 डाल देंगे तो 10 इंटू √3/2 कितना आ जाएगा, 5√3। सो एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग वाई कॉम्पोनेंट लें तो वाई कॉम्पोनेंट आएगा 10 साइन -30, एंड साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये कितना आ गया, -5। तो आप देख सकते हैं एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव है लेकिन वाई कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो ये वाला पार्ट हो गया कितना, -5, और ये पार्ट कितना हो गया, 5√3। तो इस वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे कि 5√3 i कैप -5 j कैप, -5 माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव आई डायरेक्शन में। सो एक चीज और समझना है कि कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा। ए कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव, ए साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो आपका वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव होगा, ठीक है। क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये बात समझ में आ गई। सो कॉम्पोनेंट हमारा
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट होते हैं ना, ये ए एक्स और ए वाई या फिर 5√3 और 5 जो हमने लिया है, ये कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का, जैसे अगर हम कहें ये ए वेक्टर, तो अगर कोई पूछेगा कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बताइए, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा 5√3। इसी वेक्टर का बोलेगा कि वाई कंपोनेंट बताइए, तो वाई वाई कंपोनेंट कितना होगा 5 होगा। तो कंपोनेंट हमेशा क्या होता है स्केलर होता है, या इसको हम लोग स्केलर कंपोनेंट भी कहते हैं, स्केलर कंपोनेंट या सिंपली कहते हैं कंपोनेंट। So component along x-axis is 5√3, component along y-axis is 5, and both are scalar component। ठीक है, अगर पूछे वेक्टर कंपोनेंट क्या है इसका, तो 5√3i और 5j कैप। ठीक है, सो जब भी कंपोनेंट बोलेगा तो हम समझेंगे क्या स्केलर क्वांटिटी, जब वेक्टर कंपोनेंट बोलेगा तभी हम लोग i के साथ लगाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या कहने का मतलब बताया कि अगर कोई वेक्टर a है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस तीनों डायरेक्शन ले लेते हैं ए जेड के कैप, तीनों डायरेक्शन ले लेते हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड, तीनों डायरेक्ट 3 डायमेंशनल वेक्टर है सपोज। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा कितना होगा ए एक्स, वाई कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा ए वाई, और जेड कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा ए जेड। एंड दीज कंपोनेंट्स आर स्केलर क्वांटिटीज। ये क्या है स्केलर क्वांटिटीज है, दीज आर नॉट वेक्टर्स, ये सब क्या है स्केलर कंपोनेंट है। जब पूछेगा वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट होगा ए एक्स आई, वेक्टर कंपोनेंट होगा ए वाई जे कैप, वेक्टर कंपोनेंट होगा ए जेड की कैप। बट अगर सीधा पूछे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट या कंपोनेंट पूछे सिर्फ, तो हमें सिर्फ नंबर्स लेना है, डायरेक्शन नहीं लेना है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर हम कहें ए का मैग्नीट्यूड बताइए, तो ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जैसे दो था तो दो ही हो रहा था, अब यहाँ तीनों कंपोनेंट है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, सपोज ए वेक्टर मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा respectively with x axis, y axis and z axis। सपोज ये जो ए वेक्टर हमने लिया है 3 डायमेंशनल वेक्टर, सबसे जेनरिक केस, हमने 2 डायमेंशनल लिया था अभी तक, ये सबसे जेनरिक केस है। अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तीनों डायरेक्शन में इसके कॉम्पोनेंट्स हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और अगर ये वेक्टर तीनों एक्सिस से अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू होगी ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से कॉस बीटा की वैल्यू होगी ए वाई अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, एंड कॉस गामा is az upon under root ax square प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी वेक्टर अगर ऐसा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड होगी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और अगर वो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू ये होगी, कॉस बीटा की ये होगी, कॉस गामा की ये होगी। सो दीज आर द फॉर्मूला दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर सिर्फ 2 डायमेंशनल वेक्टर होता, तो हम कॉस अल्फा कॉस बीटा भी निकाल सकते थे। कॉस अल्फा क्या होता, सपोज ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो दो ही वेक्टर होता, तो कॉस अल्फा क्या होता ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कॉस बीटा क्या होता ए वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और अगर ये नो एक्स एक्सिस से थीटा बनाता, तो हम tan थीटा भी निकाल सकते थे। tan थीटा क्या होता है ए वाई अपॉन एक्स। ठीक है, tan थीटा कितना होता है ए वाई अपॉन एक्स, तो वो भी कर सकते थे जो हमने देखा था। बट यहाँ पे जनरल हमने 3 डायमेंशनल वेक्टर लिया है, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर में आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वहाँ पे tan अल्फा tan बीटा tan गामा नहीं निकालेंगे, हम cos अल्फा cos बीटा और cos गामा निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात तो आपको आई होप समझ में आ गई।
तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुत बेसिक बातें सीखे हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन भी, ठीक है, और उसको हम लोग स्पेशल रूल से ऐड करते हो, नॉर्मल अलजेब्राइक मेथड से ऐड नहीं करते हो। वो क्या होता है, वेक्टर। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को हम लोग हेड टेल में तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई सपोज एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लें, पार्टिकल ए से बी जा रहा है, तो ए से बी को हम लोग एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं और एरो दे देते हैं, तो वो जो लेंथ होगी एरो की वो बताएगा मैग्नीट्यूड, और जो एरो का डायरेक्शन है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल गया। फिर हम लोग ने 2 पॉइंट देखा, किसी वेक्टर को अगर उसके डायरेक्शन के लॉन्ग हम ट्रांसलेट करें या उसके पैरेलली ट्रांसलेट करें तो वेक्टर का कोई अपना वैल्यू, वेक्टर सेम रहता है, वेक्टर बदलता नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम लोग ने एक और एग्जांपल देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये नहीं बताता है कि पार्टिकल एक्चुअली किस पाथ से गया है। पार्टिकल जैसे भी जाएगा, अगर ए से बी पहुंचा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये बात देखिए। फिर हम लोग देखें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल मेथड। तो उसमें हम मैग्नीट्यूड बताते हैं और एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है वो बताते हैं। ठीक है, सो ए वेक्टर थीटा एंगल पे है एक्स एक्सिस से, तो उसको हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तीसरा मेथड, कॉम्पोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगर कोई वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा टाइम्स आई प्लस ए साइन थीटा टाइम्स जे। यहाँ पे आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। फाइनली अगर जेनरिक केस लें, 3 डायमेंशनल वेक्टर लें जिसमें कि एक्स कंपोनेंट भी हो, वाई कंपोनेंट भी हो, जेड कंपोनेंट भी हो, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और अगर वो वेक्टर अल्फा बीटा गामा बनाता है किससे, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, तो हमारे पास फॉर्मूला भी है ए एक्स का, ए वाई का और ए जेड का। हम लोग बस यही चीज अभी सीखे हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को इस एंगल मैग्नीट्यूड फॉर्म से कॉम्पोनेंट फॉर्म में कैसे बदलते हैं, कॉम्पोनेंट फॉर्म से एंगल फॉर्म मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे बदलते हैं, यही सब हम लोगों ने अभी देखा है। बहुत ही रूटीन चीज, बहुत ही बेसिक चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में विल डिस्कस हाउ टू ऐड 2 और more वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 और more वेक्टर्स। बिकॉज वेक्टर्स को हम लोग पता है कि हम लोग नॉर्मल अलजेब्राइक तरीके से नहीं ऐड करते हैं, वेक्टर्स को हम लोग स्पेशल रूल से ऐड करते हैं। तो वो स्पेशल रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, यही हम लोग अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी जो जानकारी है, ये सारा जो हम लोग ने आज बताया आपको, आज मैंने, ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। आपको फिर से वेक्टर्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर लाके आपको सब बहुत क्लियरली समझाया जाएगा कि वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। टिल देन, बाय बाय।